अजीज दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में मैं कुछ बताना चाहूँगा। मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये कब्रिस्तान है मदीना का। मदीना में एक ही कब्रिस्तान है, जन्नतुल बकी। और ये जो मस्जिद नबवी है हरम, उसके बिल्कुल पीछे है, साथ ही लगा हुआ है। और मस्जिद हराम जो है, मतलब मस्जिद नबवी, उसके एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होते रहे हैं, लेकिन इस साइड पे नहीं होते रहे। जो प्रॉफिट की कब्र है, रोज़ा है, उसके बिल्कुल पीछे दीवार के साथ ही जन्नतुल बकी लग जाता है। तो कब्रिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकते थे, इसलिए दूसरी तरफ सारा एक्सपेंशन होता रहा है। बताने का मकसद ये था कि ये जो आप कब्रिस्तान देख रहे हैं ना, इसमें आपको कहीं कोई कब्र का निशान नहीं मिलेगा। ये आप देख लें, इतना सा कब्रिस्तान है। हमारे भारत पाकिस्तान में तो इतने बड़े बड़े कब्रिस्तान होते हैं और सब पक्की कब्रें होती हैं, सीमेंट की, मार्बल की। मज़ार और दरगाह की तो बात की बात है, ये आम आदमियों की, जैसे हम पाकिस्तान में मेरा भाई है, वो देवबंदी है तबलीगी जमात से। और उसने तबलीगी जमात और देवबंदियों में भी कब्र पक्की करने का रिवाज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसने मेरे माता पिता की कब्र को पक्का रखा है और रेगुलरली वहाँ पे जाता है। जबकि कब्रिस्तान का निशान नहीं होना चाहिए। ये जो हम हर गली मोहल्ले में पक्की कब्रें देखते हैं, मज़ार बना के, छोटे छोटे दरगाहें बना के, ये जो बैठे हैं, ये इस्लामिक नहीं है। मस्जिद नबवी में जब मैं जाता था, मदीना बहुत जाता था मैं जब मैं जवानी में वहाँ जॉब करता था, तो मेरे कई दोस्त मदीना में रहते थे, कराची के, मेरे मोहल्ले के कई लड़के थे। तो मैं छुट्टियों में चला जाता था जद्दा से मदीना। 35 मिनट की फ़्लाइट होती थी। बाय रोड जाओ तो 6 घंटे, अगर स्लो चलाओ तो। मैं गाड़ी थी मेरे पास, तो मैं ज़्यादातर बाय रोड चला जाता था, 3.5 घंटे में पहुंच जाता था। और फिर वीकेंड अपने दोस्तों के साथ गुजार के वापस आ जाता था। तो मैं फजर की नमाज के बाद ज़्यादातर जनाजे होते थे, क्योंकि जो मरते थे वो शाम के बाद से लेकर सुबह तक, तो उनके जनाजे फजर की नमाज के बाद होते थे। तो हम जनाजे के साथ घुस जाते थे। इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि लोग वहाँ पे काफ़ी जा रहे हैं। अगेन, बताने का मकसद ये है कि कब्र पक्की करने का इस्लाम में इजाज़त नहीं है। सऊदी अरब के इतने बड़े बड़े बादशाह मर जाते हैं, उनमें से किसी कब्र का निशान नहीं है। इस कब्रिस्तान में 10,000 सहाबा की कब्रें हैं। सहाबा वो जिन्होंने प्रॉफिट को अपनी आँखों से देखा। इन 10,000 सहाबा की दफन यहाँ पे हुए हैं, लेकिन इनकी कब्र का कोई निशान नहीं। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम सहाबा से ज़्यादा ऊपर कोई नहीं होता, वो सबसे अजीम लोग माने जाते हैं। यहाँ प्रॉफिट की बीवी खदीजा, मैमूना, इनकी भी कब्रें मौजूद हैं, और भी कई हैं। इसके अलावा प्रॉफिट की बेटी फातिमा, प्रॉफिट का बेटा इब्राहिम, जो कि बचपन में ही, छोटी उम्र में ही मर गए थे, प्रॉफिट का चाचा अब्बास, कोई कब्र का निशान नहीं है। तो फिर ये जगह जगह, गली गली में दरगाह मज़ारें बनी हुई हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। अजीज़ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक सबक है कि दुनिया में वेस्टेड इंटरेस्ट कितना चलता है। एक है पंजाबी प्राइम मिनिस्टर लाहौर से, दूसरा है एक ज़बरदस्ती का थोपा हुआ इंटरनेशनल इकोसिस्टम का, लेफ्ट के इकोसिस्टम का थोपा हुआ चीफ एडवाइज़र, टेम्परेरी का केयरटेकर यूनुस। बांग्लादेश में पंजाबी फ़ौज ने लाखों औरतों का रेप किया, मिलियंस से ज़्यादा लोग मारे, बंगाली इंटेलेक्चुअल्स का कत्ल किया, और जिन्होंने बचाया वो भारत। अब आप ये देखें कि भारत ने अपने, जब 1971 था,
तो भारत ने स्पेशल टैक्स लगाया था अपनी जनता के ऊपर। 5 पैसा हर आदमी भरता था बस की टिकट पे 5 साल तक। बांग्लादेश रिलीफ फंड में सिनेमा की टिकट पे 25 पैसा हर टिकट पे लगाया गया था बांग्लादेश रिलीफ फंड में। सैकड़ों भारतीय फौज ने अपनी जानें दी उस जंग में। हजारों भारतीय फौजियों ने वहाँ पे जंग लड़ी। मकसद क्या था? ईस्ट पाकिस्तान पे कब्जा करना नहीं था, बांग्लादेशियों की मदद करना था। लेकिन ये बेगैरत इंसान आज जो भूला तो नहीं है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट, हर आदमी का अपना एक ज़ाती फ़ायदा होता है, वो आपके सामने है कि देख लें, जिसने आपको बचाया, जिसने आपकी नस्लों को बचाया, उसके साथ आज आप दुश्मनियां कर रहे हो। उसका एहसान नहीं मानते तो भी आपको कम से कम अपने देश के फ़ायदे के लिए आपको एक भिखारी टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान से फ़ायदा होगा कि एक अजीम इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर और एक्सप्रेशनिस्ट नहीं है, जो कभी बाहर जाके टेररिज्म नहीं करती, जो हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करती है, वो आपका दोस्त होना चाहिए कि ये टेररिस्ट 71 में भी जो इन्होंने किया सो किया, आज ये क्या कर रहे हैं। अब देखें, बांग्लादेश को एक मैदान जंग बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की ISI 75 में जब मुजीबुर रहमान और उसके ख़ानदान को मार दिया गया था, सिर्फ इसकी बेटी जो लंदन में थी शेख हसीना वाजिद वो बच गई थी, तो ISI ने वापस बांग्लादेश टेक ओवर कर लिया था। भारत में कोई विजनरी लीडरशिप उस वक्त थी नहीं कि उनको रोकता, वरना आज ये हालात ना होते। ISI ने 3 दशकों तक फिर बांग्लादेश पे कब्जा करके रखा। जनरल ज़ियाउर रहमान आता है, जनरल इरशाद आता है, ज़ियाउर रहमान की बीवी बेगम ज़िया आती है। बांग्लादेश में इनका खेल चलता रहा। फिर जब ये हसीना वाजिद आती है तो 2011 में, तो उसके बाद उसने वापस रिवाइंड करने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें बहुत अंदर तक फैल गई थी। ISI का पहला टारगेट होता है कि आम आदमी को इस्लाम के नाम पे बच्चों को और जवानों को भड़काना, उनको ऐसी आइडियोलॉजी देना जिसके लिए वो मरने के लिए और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो काम हो चुका था और हसीना वाजिद ने बेशक जमात इस्लामी को, मौलवियों को फांसियाँ दी, सब कुछ किया, लेकिन अंदर खाने 2 जनरेशन्स वह पक चुकी थी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट वायोलेंट आइडियोलॉजी के नज़र में। इससे यह हुआ कि बांग्लादेश हाथ से निकल गया, हसीना वाजिद को भुगतना पड़ा। आज वापस ISI ने बांग्लादेश में ट्रेनिंग के लिए अपने रिटायर्ड सोल्जर्स, स्पेशल सर्विस ग्रुप के जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, कमांडोज, उनको बांग्लादेश में रोहिंग्यास की ट्रेनिंग के लिए भेजा है ताकि वो फिर इंडिया पे हमला कर सकें। ISI का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर आतंक फैलाना है। और आज की जो सरकार आ चुकी है पिछले 11 साल से, मोदी सरकार, उसने ISI का इंडिया में काम तकरीबन दुकान बंद कर दी है टेररिज्म की। तो अब ये चाहते हैं कि वापस यहाँ पे एक सरकार ऐसी आ जाए जिससे कि ये आसानी से 26/11 जैसे कांड करते रहें और वो सरकार सत्तू पी के सोती रहे। तो अब ये एक खबर है कि इस्लामिक टेरर के 75 कैडर तकरीबन तैयार हो चुके हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के अंदर ये काम हो रहा है। अजीज दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं, यहाँ लंदन का इलाका है स्लाव, जो कि मेजॉरिटी इंडियन एरिया है। वहाँ के मेंबर हैं तनमन देसाई। तनमन देसाई एक सिख हैं, प्रो खालिस्तान हैं, खालिस्तानियों की एडवोकेसी करते रहते हैं। भारत के खिलाफ जब मौका मिलता है, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, दूसरा हो, उस पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन कल हैरत ये हुई कि उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस के ऊपर एक स्पीच की। Can the Leader of the House
please ensure that our UK government ministers make representations to their Pakistan counterparts so that democratic norms, press freedoms, and the human rights of all are protected. Mr. Speaker, many of my Slough constituents have contacted me to convey their concerns about the safety of their loved ones, and in particular the well-being of former Pakistan Prime Minister Imran Khan after the killing of several protesters there, and with many more injured and hospitalized, in addition to their anxieties about abductions, torture and transnational repression. So can the Leader of the House please ensure that our UK government ministers make representations to their Pakistan counterparts so that democratic norms, press freedoms and the human rights of all are protected? Well, he'll be aware that the British government and ministers are in constant dialogue with counterparts in around the world and in Pakistan, and we do expect democratic norms to be upheld in Pakistan as we do in many other countries, and I will ensure that he gets a proper ministerial response on the issues he raises. अब अजीज दोस्तों, जाहिर है इसके स्लाव में पाकिस्तानी भी बहुत रहते हैं, और आजकल पाकिस्तानी जो यूके में या फॉरेन में जो है ना, वो ज़्यादातर पीटीआई के हैं। तो इसको मजबूरन अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी बात सुननी पड़ी, कि इसको भी पता है कि इस वक्त मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं वो पीटीआई के हैं, और उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बचाने के लिए ये स्पीच करनी पड़ी। अजीज दोस्तों, बात निकली है प्रोपेगेंडा की, जो पीटीआई इस वक्त इंटरनेशनल लॉबिंग कर रहा है। तो अमेरिका ने जो मिसाइल प्रोग्राम पे वो किया है, पाकिस्तान के सैंक्शन लगाई हैं मिसाइल प्रोग्राम पे 4 कंपनियों पे, उसके पीछे भी सुना यही है कि पीटीआई की लॉबिंग बहुत स्ट्रांग है अमेरिका और यूके और यूरोप में, और इन लोगों के पास पैसा बहुत है, क्योंकि इमरान खान के दोस्त सारे स्मगलर्स और चोर बाज़ार और सारे 2 नंबरी थे, उनके पास पैसा बहुत है। तो वो काफ़ी लॉबिंग कर रहे हैं। मैं आपको लॉबिंग के ऊपर पूरे प्रोग्राम करके बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल लॉबिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हम तो यूनाइटेड नेशंस में अपनी आँखों के सामने देखते थे कि ऐसे ऐसे इश्यूज़ अचानक खड़े हो जाते थे जिनका कोई वजूद भी नहीं होता था, जैसे ईस्ट तिमूर का मैंने आपको बताया। लेकिन या तो वो इंटरनेशनल पावर्स के डिज़ाइन में आते हैं या फिर लॉबिंग होती है। अब इमरान खान से मोहब्बत क्यों होगी? जब अमेरिका की डीप स्टेट ने इमरान खान को हटवाया था, तो आज अचानक अमेरिका के ये जो एक एडवाइज़र हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो बार बार ट्वीट कर रहे हैं, कुछ और कांग्रेसमैन और सेनेटर्स इमरान खान की सपोर्ट में। तो ये सब लॉबिंग है, पैसा चलता है। मुझे याद है कि मैं 2018 में अमेरिका के कैपिटल हिल, जहाँ पे कांग्रेस और सेनेट होती है, वहाँ पे मुझे एक मुहाजिरों के ऊपर एक प्रोग्राम था। कांग्रेसमैन, नाम भूल रहा हूँ मैं, बड़ा मुश्किल नाम था उसका। तो कांग्रेसमैन ने एक प्रोग्राम रखा था मुहाजिरों का, तो अल्ताफ़ भाई ने मुझे स्पीच करने के लिए वहाँ भेजा था। तो मैंने कैपिटल हिल वाशिंगटन में वो स्पीच की थी। तो बाद में मैं कुछ दोस्तों के साथ प्राइवेट बैठा था, तो मैंने उनसे कहा कि यार ये किस तरह होता है, मुझे भी एक प्रोग्राम यहाँ पे करवाना है। तो बोला $10,000 किसी भी कांग्रेसमैन या सेनेटर के इलेक्शन फंड में डाल दें। अमेरिका का इलेक्शन फंड है ना, वो बहुत ही करप्शन की जगह है। इलेक्शन फंड में पैसे देते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर, और ये यूरोप में भी ये चीज़ें चलती हैं। जैसे अभी सुना है कि एलन मस्क ने $100 मिलियन रिफॉर्म पार्टी को देने का वादा किया है, और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जर्मनी, फ्रांस और यूके में तब्दीली आए। यूरोप के ये 3 सबसे बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से। यूरोप के जो 5 सबसे बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से, वो जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटाली और स्पेन हैं। इटाली में ऑलरेडी एक एक्सट्रीम राइट की जॉर्जियो मेलोनी की सरकार है, जो कि काफ़ी चीज़ों को पॉजिटिवली लेके जा रही है अपने कंट्री के लिए। फ्रांस और जर्मनी में तब्दीली दरवाजे पे खड़ी है।
और दोनों में सरकारें कमज़ोर हैं। माक्रोन 2027 तक के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए अभी वहाँ 2 साल तक, लेकिन यू नेवर नो, यहाँ भी सरकारें ऊपर नीचे होती हैं। माक्रोन का प्राइम मिनिस्टर तो अपनी सीट खो चुका है, और फ्रांस की जो पार्लियामेंट है उसमें माक्रोन की मेजॉरिटी ख़त्म हो गई है। जर्मनी में भी हालात चांसलर के लिए कमज़ोर हैं, और चांसलर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हैं। स्पेन हालांकि अभी तक लेफ़्ट के कंट्रोल में है, और इटली ऑलरेडी वो हो चुका है। इंग्लैंड में लेबर की बहुत मेजॉरिटी के साथ सरकार आ गई है, जो कि ब्रिटिश लोगों का दूसरा बेवकूफ़ी वाला फैसला था, बल्कि तीसरा कह लें। पहला वर्ल्ड वार 2 के बाद जो 3 मेजर ब्लंडर हुए हैं ना ब्रिटिश में, पहला तो हुआ है माइग्रेशन लेबर ने भी बहुत की, कंजर्वेटिव ने भी बहुत की। आंखें बंद करके दरवाजे खुले रखे थे, आने दिया। इतना सा यूके है, इसका बॉर्डर ये नहीं कंट्रोल कर सकते। और ये थोड़ी है कि यूं जो आप नक्शा देख रहे हैं, यूं जो यूके है उसमें ऊपर से थोड़ी कश्तियाँ आ रही हैं, कश्तियाँ तो नीचे से ही आ रही हैं ना। ये कश्तियाँ तो ज़्यादातर फ्रांस से आती हैं या नॉर्थ अफ्रीका से फिर लंबा रास्ता है, ज़्यादातर तो फ्रांस से आती हैं। तो ये अपने बॉर्डर को, इतने से एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने आंखें बंद करके रखी। टोनी ब्लेयर के ज़माने से शुरू करें आप, तो लेबर ने खुला आने दिया सबको। इसके बाद कंजर्वेटिव आए, कंजर्वेटिव ने भी कोई तब्दीली नहीं। कैमरून आया, लिज ट्रूस आई, ऋषि सुनक आया, बोरिस जॉनसन आया, जितने आए इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। एक तो ये ब्लंडर हुआ जिसका आज नतीजा हम देख रहे हैं। मतलब आप देखें कि एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी का, वाइट मेजॉरिटी का कंट्री के मेजर सिटी इस वक्त मुस्लिम मेयर्स के कंट्रोल में है। इससे ज़्यादा क्या बात होगी। दूसरा ब्लंडर इन्होंने किया ब्रेग्जिट। या तो आप यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ही नहीं होते तो चलो, फिर आप अपनी अलग आइडेंटिटी रखते, जैसे नॉर्वे ने रखी है, जैसे स्विट्जरलैंड ने रखी है, आप भी रखते। अब आप एक घुस गए थे अंदर, इकोनॉमिकली टोटली आप डिपेंडेंट थे यूरोप के ऊपर। अब आप अचानक निकल आए बाहर, तो उसका नतीजा ये निकला कि आज इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है। पूरे यूरोप में सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस यूके में है। हम लोगों का हाल खराब है, खर्चे पूरे कर ही नहीं पाते, कर्जे पे कर्जा बढ़ा जा रहा है ब्रेग्जिट करके और ज़्यादा। और ब्रेग्जिट भी ऐसे मौके पे किया जब कोविड ख़त्म हुआ जैसे ही, तो ऑलरेडी कोविड ने तो बेड़ा गर्क करके ही रखा था, ऊपर से आपने ब्रेग्जिट कर दिया। अब आपका टोटली जो यूरोप से इनकम वो आ रही थी, प्रोडक्ट्स सब पे टैक्स लग गया 20%। हर चीज़ महंगी हो गई। ग्रोसरी जिसको देखो जो रो रहा है, जिसको देखो उसका हाल ख़राब है। और तीसरा अब जो इन्होंने किया है वो लेबर को 400 सीटों से लेके आ गए। ठीक है, आप कंजर्वेटिव से परेशान थे तो आप कम से कम इतनी मेजॉरिटी से। तो ये ब्रिटिश लोगों का भी अजीब हाल है। अब आज ये है कि भुगत रहे हैं। तो अजीज दोस्तों, लेट्स सी अब आगे हमारे लिए क्या सिचुएशन है, लेकिन ये सारा हिसाब किताब आपके सामने में रखा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।